Hello guys, my name is Aditya Chaturvedi. Today I am here to teach you about cash flow statement. Many of the students find this chapter as a difficult one because in this chapter we have to learn a format and then we proceed with the sums. But today I'll give you logic behind the sequence of the items present in the format. That will surely help you guys. It will help you to do the sums also later on. So after clearing the concepts, we'll proceed to the practical part also. We'll solve the practical also just to clear the concept. So guys, let's start with our paper and pen first. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट. देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ नोट्स प्रिपेयर करके रख दिया है. अगर इसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या फिर आप अपने साथ एक पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठिए. पेपर और पेन लेकर आप जो बैठेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूँगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो भी आप नोट कर लेंगे, तो इससे आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा. पेपर और पेन लेकर तो ज़रूर बैठे हो. कैलकुलेटर भी ले लीजिएगा, उससे भी आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प मिल जाएगा. तो स्टार्टिंग में ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो देखिए मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता दूंगा. दो चीज़ें, वो जो एक तो जो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है और एक तो हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग AS3, क्या AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमको क्या बोलता है कि ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज हम लोग लिखते हैं. ये रिवाइज हो चुका है एक बार. AS3 रिवाइज अकॉर्डिंग टू AS3 हम यहाँ पे कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे. जो अभी तक का मोस्ट अपडेटेड फॉर्मेट है और प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ थ्योरी समझ लेते हैं. सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट व्हिच प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड्स. यहाँ पे ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो आपको ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, इनफ्लोज मतलब अंदर आना, आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, तो जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश दिखाता है, उस जो स्टेटमेंट दिखाता है उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट. और यहाँ पे जो कैश इक्विवेलेंट्स है, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या? कैश इक्विवेलेंट मतलब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मतलब यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसमें क्या क्या टर्म आते हैं? इसमें ये देखिए कैश इन हैंड जो हमारे हाथ में पैसा है वो, कैश एट बैंक जो हमारे बैंक में जो हमारा पैसा है वो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अब आपको ये दो टर्म तो समझ में आ ही गए होंगे, पर ये दो जो टर्म है ये बिल्कुल ही नया टर्म है और ये हमको समझना है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट जिसका जो रियलाइजेशन है, जो अमाउंट रियलाइज होगा आपके पास, जो पैसा आपके पास आ जाएगा और द इंटेंशन टू सेल जो है वो 3 to 4 मंथ्स के अंदर होगा. 3 to 4 मंथ्स में आपको आप उससे कैश रियलाइज कर लेंगे. तो 3 to 4 मंथ्स में आपको उसको क्या कर लेंगे? कैश रियलाइज कर लेंगे. 3 to 4 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आप कैश रियलाइज कर लेंगे. तो इंटेंशन रहेगा 3 to 4 मंथ्स में सेल होने का. तो उस जो सिक्योरिटीज होते हैं या फिर जो बॉन्ड्स एंड ऑल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो एग्जांपल्स आपने सुना ही होगा. जैसे कॉमर्शियल पेपर आ जाता है, कॉमर्शियल पेपर्स है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल्स है एट्सेट्रा, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं. तो ये सब आ जाते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया. उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो है फ्लो ऑफ कैश. देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके से फ्लोज होते हैं. पहला आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. 3 तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश होते हैं. तो हर एक्टिविटीज़ का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बोला है कि उसको अलग अलग से दिखाओ.
अलग अलग से। तो उस अलग अलग से जैसे मतलब एक फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। पहले मैं आपको इन सब का मीनिंग समझा देता हूँ कि जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको आइटम्स पहचानने में आसानी होगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पे मैं जो मैंने लिखा भी है, ऑपरेटिंग ओ लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द फंक्शंस ऑफ ए बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द फंक्शंस ऑफ ए बिजनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग इट्स गुड्स एंड और सर्विसेज टू द मार्केट। या गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो फंक्शंस ऑफ द बिजनेस है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस होता है, जैसे परचेज, सेल, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। ये दोज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद द मेन प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रिलेटेड होता है। शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या, मैंने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बोला, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, शेयर्स और बोरोइंग्स। बोरोइंग्स पहले मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एक तो होता है शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। दोनों शेयर्स को कौन डील करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर्स और बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर्स और बोरोइंग्स रिलेटेड जो भी होता है, जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी खर्चे या फिर इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश होते हैं, वो किस में आते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, दो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म बोला, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। और इससे रिलेटेड जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश होता है उसको हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं, तीन अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने CFOA लिखा है, इसका मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद यहाँ भी आ जाता है फिर वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पे आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये मैंने आपको एक थ्योरी का एक बैकग्राउंड दिया है। धीरे धीरे हम लोग जब फॉर्मेट पे आएंगे, फॉर्मेट इज मोर टेक्निकल, उसको समझने में आपको और मज़ा भी आएगा। देखिए, तो मैंने आपको बोला था कि हर चीज़ को यहाँ पे हम लोग अलग अलग दिखाएंगे, और उसके बाद जो है उसको हम लोग एक साथ एक जगह पे विदाउट एनी क्लमजीनेस हम लोग क्या करेंगे, उसको विथ एज मच एज क्लीन एंड क्लियर वी कैन शो, हम लोग ऐसे दिखाएंगे। हम लोग कुछ भी इधर उधर हेफाजत वे में नहीं करेंगे, हम लोग सब कुछ मोर अपडेटेड एंड क्लीन वे से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे इतने दूर में ही क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया। ये देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जैसे हम लोग बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नोट्स टू अकाउंट के रूप ही यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, फिर एक एक करके सब कुछ को एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका अमाउंट आया कैसे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाता है, कैश फ्लो देखो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसके बाद फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके बाद फिर क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे, मैं इसको एरो से समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे एक बनाया है, फिर मैंने इसको थर्ड ब्रैकेट से फिर यहाँ पे भी क्लोज किया है। ये एक मेथड है, इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी एक मेथड है, इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, ये बस आप सुन के रखिए क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ये जो है ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको।
ये हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के पैरा 18 ए में लिखा हुआ है, पैरा 18 ए, और ये पैरा 18 बी में लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब डायरेक्ट मेथड उठ चुका है, चला गया है, अब यूज़फुल नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि अब बस यही बचा हुआ है। तो ये गलत है, अभी आज तक दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, और इसीलिए मैंने बताया कि ये आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दोनों का मेंशन है। पैरा 18 ए ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसका डायरेक्ट मेथड का मेंशन है, और पैरा 18 बी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इनडायरेक्ट मेथड का मेंशन है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्रीफ वे में आपको दिखाया है फॉर्मेट। इसको मैं इनडायरेक्ट मेथड को फिर लेटर ऑन, जो इनडायरेक्ट मेथड है इसको मैं लेटर ऑन और बड़ा करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसी चीज़ को समझना है, बाकी तो सारा ईजी है। तो यहाँ मैंने बस एक एग्जाम्पल लिखा है, एक ब्रीफ वे में एक फॉर्मेट दिखाया आपको। पहले देखिए यहाँ पे जैसे कैश से ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली कैश पे फोकस करते हैं। डायरेक्टली हम लोग किसी और पे नहीं, हम लोग डायरेक्टली कैश आया तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उससे हम लोग जो कैश गया उसको हम लोग माइनस कर देते हैं फ्रॉम कैश इनफ्लो। वी डिडक्ट कैश आउटफ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लोज। तो यहाँ पे देखिए कैश सेल्स जो हुआ, कैश सेल्स आया, कैश सेल्स हम लोग इनफ्लो पर रखते हैं। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दोनों इनफ्लो ही है। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर देते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। फिर पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम लोग माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन ही एक्टिविटीज़ है, एक है ऑपरेटिंग, एक है ऑपरेटिंग, और अगर मैं बोलूँ कि नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग मतलब कितना, दो दो जो बचा हुआ है, जो रेसिडुअल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। रेसिडुअल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे इसको डिडक्ट कर दिया, और उसके बाद एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, टैक्स का अमाउंट लेस कर देते हैं। ये हमेशा एट द एंड ही आता है। इसको आप मतलब जब फॉर्मेट बनाए तो इसको आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है इसको आप लास्ट में दिखाएंगे तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वे में, जो कि कन्वेंशन कह सकते हैं कि प्रथा है, ये पहले से चलते हुए आ रहा है, तो कि हम लोग जो टैक्स है इसको हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर जो अमाउंट आ जाता है ये हो जाता है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यही फिगर नेगेटिव में आए तो ये फ्रॉम नहीं होकर क्या हो जाता है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है इन केस ऑफ नेगेटिव फिगर। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट केस को लेकर डील नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉफिट को पकड़ते हैं। प्रॉफिट को, जो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो कैश अमाउंट है, कैश कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग का कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कैश को लेकर डील नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको लेकर डील करते हैं, प्रॉफिट के भाया हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग प्रॉफिट के भाया हम लोग कैश पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे थ्रू प्रॉफिट, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड नहीं बोलते, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन। मैंने फिर इसको एक ब्रॉड वे में भी मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसको मैं ब्रॉड वे में भी वहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए पर यहाँ पे एक चीज़ तो सेम है, देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो यहाँ पे भी लास्ट में है और यहाँ पे भी लास्ट में है, तो दोनों जगह एक चीज़ तो सेम मिल गया है हम लोग को। पर ये जो पार्ट है यही पार्ट है हम लोग को समझने वाला, और इसको मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिसिंग रह गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैश प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लीजिए कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे भी एक चीज़ मिसिंग है, ये लिख देंगे आप नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज और डिक्रीज,
इंक्रीज अगर यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट आया तो इंक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव अमाउंट आता है तो फिर डिक्रीज होगा। ये एक ही बैठेगा, या तो इंक्रीज लिखेंगे या फिर डिक्रीज लिखेंगे। चलिए ये भी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। कैश फ्लो का मैंने डायरेक्ट मेथड आपको समझाया, डायरेक्ट मेथड इज ईजी, उसके लिए हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग समझा देता हूँ, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट पे आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो है, जैसे मैंने ये आपको समझा दिया, तो ये सपोज आ गया। अब मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग समझा देता हूँ। इन्वेस्टिंग क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम लोग का क्या होगा कि मैंने बोला था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी होता है एक्सपेंसेस वो या फिर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल और परचेज, परचेज करते हैं यहाँ पे, सेल करते हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट मैंने डाला है, सपोज मैंने 10,000 डिवेंचर्स खरीद लिए, उसमें 10% ये था, 10% हमारा इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से। तो 10,000 डिवेंचर्स पकड़ लो, मतलब 10 पर 10 रुपये करके ईच है, तो 10,000 डिवेंचर्स है, ₹10 ईच, या फिर पर डिवेंचर में लिख देता हूँ। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना आ जाता है? 1 लाख। 1 लाख पे अगर पकड़ लो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो हम लोग का इंटरेस्ट पर ईयर कितना मिल रहा है? 10,000। तो ये हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट किया है, ये हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हम लोग को 10,000 मिला, तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। जितना भी है वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में ही आएगा। थ्रू इन्वेस्टमेंट अगर कुछ इनकम हो रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये जो अमाउंट हम लोग का आता है, अगर सेल करते हैं तो हमारा प्लस आएगा, परचेज करते हैं तो हमारा फिगर नेगेटिव आएगा, और एट द एंड हम लोग का प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे आ जाता है। इस फिगर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, देखो, उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने क्या बताया था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से रिलेटेड होता है। शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिवेंचर्स, लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने शेयर इशू किया है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने बोला था अगर मैं शेयर इशू करूँ तो यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करूँ, देखो शेयर कैपिटल रिडीम, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता, ओनली प्रेफरेंस शेयर। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करूँ, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करूँ तो वो भी यहाँ पे आएगा नेगेटिव फिगर में, क्योंकि रिडीम करूंगा मतलब क्या? रिडीम मतलब पे बैक, आफ्टर सर्टेन पीरियड प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड बैक, प्रेफरेंस शेयर्स गेट रिडीम्ड। तो ये रिडीम्ड हो गया, पे कर दिया मैंने उसको। फिर मैंने लोन रेस्ट किया, लोन रेस्ट किया तो मतलब रेस्ट किया मतलब मैंने बढ़ाया, बढ़ाया मतलब कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो हुआ। तो ये मतलब प्लस का फिगर है, ये प्लस का फिगर है, ये नेगेटिव फिगर है। इंटरेस्ट पेड, पेड मतलब हमारा पेमेंट गया है। डिवेंचर्स, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है वो सब क्या होता है? वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में ही आता है। वैसे ही हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर जो भी आइटम है उससे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रहा है वो इसी में आएगा। जैसे अगर इंटरेस्ट पेड है, मैंने डिवेंचर्स इशू किया, मैंने डिवेंचर्स, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने डिवेंचर्स इशू किया तो क्या हो गया? मेरा इन कैश इनफ्लो हुआ। लेकिन डिवेंचर इशू किया और इशू से कैश इनफ्लो हुआ वो तो पहले, उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उसी डिवेंचर पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। जब मैं पे करूंगा तो क्या होगा? उसी डिवेंचर से कैश आउटफ्लो होगा। तो कैश आउटफ्लो होगा, क्या होगा? इंटरेस्ट पेड से हमारा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। तो वो डिवेंचर इशू भले हुआ वो इनफ्लो, लेकिन अभी इंटरेस्ट जो पेड हो रहा है ऑन दैट डिवेंचर इज एन आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव फिगर में दिखाएंगे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। हम लोग किसी और में नहीं जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाएंगे। फिर डिविडेंड पेड हम लोग किस पे, डिविडेंड किस पे करते हैं? हम लोग शेयर्स पे करते हैं, शेयर्स पे करते हैं, इसलिए हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे ही दिखाते हैं। तो ये भी माइनस होगा। और फिर यहाँ पे जो फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आ जाता है हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस। इस फिगर को हम लोग फिर यहाँ पे लाते हैं, फिगर को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। ये अगर सपोज ये हमारा क्या हो जाता है, ये सपोज हम लोग का 2000 हो जाता है, सपोज 2000 इंक्रीज हुआ हमारा, ठीक।
ये हमारा क्या हो गया, 2000 इंक्रीज हुआ। मतलब ये पकड़ लो, ये माइनस फिगर था और ये प्लस फिगर था, ये दोनों प्लस, ये दोनों को प्लस किया, इससे माइनस किया, हमारा 2000 पॉजिटिव फिगर आया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो कैश है वो इस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, 2000 इंक्रीज हुआ है। तो जब इंक्रीज हुआ और हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था, पकड़ लो ओपनिंग बैलेंस था, नहीं पकड़ लो, ओपनिंग बैलेंस हम लोग का पकड़ लो था 8000 हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जब ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास जो 10,000 अमाउंट आएगा, 10,000 जो अमाउंट आएगा ना, वो आ जाएगा हम लोग का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे हम लोग का बैलेंस शीट मैच होता है, तो जो जैसे हम लोग को एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक हमको आराम मिलता है, द सेम वे हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक आराम मिलेगा। कैसे, जब हम लोग ये दो अमाउंट ऐड करेंगे ना, जब हम लोग ये दो अमाउंट को ऐड करेंगे, ये ऐड करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये हम लोग का आंख है, तो ये हम लोग देखेंगे क्या, कि हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया है, ऑटोमेटिकली हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, मिल गया है। मिल गया किससे, हम लोग का बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट दिया रहता है, और उससे हम लोग देखेंगे कि कैश का जो ओपनिंग कैश का ऐसे कंपैरेटिव बैलेंस रहता है, कंपैरेटिव बैलेंस 2 साल का फिगर दिया रहता है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया होगा 8000 और यहाँ पे दिया रहेगा 10,000, और जब हम लोग 8000 के साथ 2000 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के रूप में, ऑटोमेटिक ये सब आ जाता है। और यही एक मतलब डबल एंट्री सिस्टम का यही एक बेनिफिट है कि आप चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट्स सही है कि गलत है, और ये करने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को समझाया है, ये 3 चीज़ों को समझा दिया। अब मैं आपको जैसे इनडायरेक्ट मेथड पे जाने के पहले मैं आपको क्या समझाऊँ, ओपनिंग मैं आपको ये दोनों टर्म समझा देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझा देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। तो एट द एंड में आपको जो इसका जो एक थोड़ा सा टफ और इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको मैं आपको एट द एंड समझाऊंगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं आपको समझाता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये जब आप सम करेंगे तो ये भी आपको मतलब दिखाना पड़ेगा। एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन आप जितने बेटर वे से करेंगे उतना अच्छा है, और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बेटर प्रेजेंटेशन है सिर्फ ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं या फिर सीए जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, नहीं। इसको आप +2 में भी करिए, +2 में जो करेंगे, +2 मतलब एच सेकेंड ईयर, +2 में भी करिए, +2 में जो करेंगे तो एक आपका डिफरेंट लुक आएगा और कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये द मोस्ट अपडेटेड एंड सबसे अच्छा और बेटर प्रेजेंटेशन है अभी तक का। तो इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप +2 में फिर भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए अब हर चीज़ का एक मतलब एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 3 आइटम लिखा है, पर 3 नहीं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे भी लिखा है। पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप फिर जब सम करेंगे तो यहाँ पे आप दिखाएंगे उसको। देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पे आप दिखा दिए, फिर कैश एट बैंक भी दिखा देंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे 2 बना देता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग 2 बना दिया मैंने। ये क्लोजिंग अमाउंट आ जाता है, ये ओपनिंग अमाउंट आ जाता है। और इस अमाउंट को आप जो अमाउंट आता है ये है, ये है, और ये जो अमाउंट है वो ये है। तो ये क्लोजिंग आ जाता है और ये ओपनिंग आ जाता है। ये तीनों को आप बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ये तीनों जो आइटम्स है आपको बैलेंस शीट से मिलेंगे, आपको और कहीं से नहीं, ये आपको बैलेंस शीट से मिलेंगे। बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चंस में रहेगा ही। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग आते हैं, अब एट द एंड हम लोग पहुंच गए हैं किस में, अब हम लोग मेन डिस्कशन पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने आए हैं। कौन सा डिस्कशन, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड पे अब आ गए हैं। इनडायरेक्ट मेथड देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ मेथड में समझाया था। सबसे पहले जो आपको मैंने कंपैरिजन दिया था वो ये था कि इसमें हम लोग प्रॉफिट के जरिए, हम लोग प्रॉफिट के भाया हम लोग कैश पे पहुंचते हैं, और ये तो डायरेक्ट मेथड, ये तो ईजी है। तो प्रॉफिट के भाया ये ईजी है, ये ईजी है, और ये जो है वो मोर ईजी है। ये आपको समझने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग, ईजी के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए इसको हम लोग अभी समझेंगे। ये देखिए इसको मैंने क्या किया है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ब्रॉडली समझाया है। ये देखिए ये भी इनडायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मेट है। देखिए मैंने ऊपर लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको मैंने ब्रॉडली यहाँ पे लिखा है। अब देखिए इसको समझाने के लिए मुझे
अलग से एक पेपर लाना होगा, मैं उसमें आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसको आपको इस पे समझाऊंगा। देखिए वाइट पेपर आ गया मेरे पास। देखिए एक कंपनी जो है वो क्या क्या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। सबसे पहले तो पहले आप मेरे बातों को सुनते रहिए, धीरे धीरे मैं आपको फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा, फॉर्मेट पे भी आपको धीरे धीरे मैं लेकर जाऊंगा। देखिए सबसे पहले एक कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करता है। उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करता है। उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग का क्या आ जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या आ जाता है, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स आ जाता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसका जब हम लोग बैलेंस निकालते हैं तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है इतना, उसको हम लोग डेबिट साइड में लाते हैं। और उसके बाद ये जो अमाउंट है इसको हम लोग जब माइनस करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाय जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बाय जीपी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पीएनएल अकाउंट में हम लोग बाय जीपी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे टू डेप्रिसिएशन, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद फिर टू टैक्स, फिर क्या आता है हमारे पास, टू नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, हम लोग इसको पहले लाते हैं यहाँ पे कोई इनकम से, अदर इनकम्स पकड़ लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अदर इनकम्स पकड़ लो यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये पकड़ लो, बाई अदर इनकम्स आ जाता है। तो इसको ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। फिर ये जो अमाउंट है यहाँ तक के अमाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इससे माइनस करते हैं। इससे माइनस करने के बाद सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, एग्जांपल पकड़ लो, हमारा आया जो ये जो टोटल हुआ इसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो पकड़ लो, हमारे पास आ जाता है सपोज 20,000, ठीक, क्रेडिट साइड का टोटल 20,000। इससे हम लोग लेस करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ तक का जितना भी एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स सब कुछ एक्सपेंस हम लोग लेस करते हैं। लेस कर पकड़ लो, ये मैंने कर दिया कितना, ये मैंने पकड़ लो कर दिया, सारा एक्सपेंसेस मिला के आ जाता है मेरा 2,000, पकड़ लो 2,000 से अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2,000 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 10,000 कर देता हूँ मैं इसको 10,000। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10,000 आ जाता है। 10,000 क्या है, 10,000 आ जाता है हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10,000 क्या हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करूंगा मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि बिफोर टैक्स है, टैक्स का अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में रहता है कि ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ एक रेट दिया रहेगा, ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू टैक्सेशन प्रोविजन, या फिर प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन लिख सकते हैं, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन। सपोज पकड़ लो 10% मतलब इसका 1,000, 10% मतलब इसका 1,000। तो 1,000 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1,000 लिख देंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा हम लोग का कितना अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कितना आएगा, 10,000 माइनस 1,000, 9,000। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट को हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे लाते हैं, बाय नेट प्रॉफिट आ जाता है। बाय नेट प्रॉफिट नहीं, पकड़ लो यहाँ पे मैंने BD कर दिया, इसका बाद में भी समझाऊंगा। बाय नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 9,000। उसके बाद हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, पकड़ लो 1,000,
2 पकड़ लो, फिर हम लोग करते हैं क्या, 2 पकड़ते हैं हम लोग, पकड़ लो CRR है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में हम लोग 1000 ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद पकड़ लो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पकड़ लो 2000, कितना हो गया हम लोग के पास, 4000 हो गया। उसके बाद पकड़ लो मैंने यहाँ पे CD मतलब यहाँ पे मतलब BD पकड़ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का BD दिया हुआ है कितना, BD पकड़ लो 1000 है पहले का BD। तो अब हम लोग को CD मिल जाएगा यहाँ से, टू CD 10,000 आ गया, यहाँ पे 10,000 और 1 2 3 4 6 है, तो यहाँ पे 6000 आ गया हम लोग का बैलेंस आ गया हम लोग का 6000। ठीक, अब क्या होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। पहले आप ये समझिए, फिर आपको वो समझ में आएगा अच्छे से। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे देता है, जो आपके क्वेश्चंस में आपको इजीली मिल जाएगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये हमेशा कैश फ्लो के सम में ये रहता ही है। देखिए आगे यहाँ पे अब जो आइटम्स मेरे लिए ज़रूरी है मैं उसी को भरूंगा। जैसे अब यहाँ पे आ जाता है कैपिटल आ जाता है, फिर जनरल रिजर्व आ जाता है, फिर डिविडेंड, फिर CRR आ जाता है, फिर पकड़ लो डिविडेंड पेएबल आ जाता है, उसके बाद पकड़ लो फिर ये सब आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, क्रेडिटर आ जाता है, पकड़ लो क्रेडिटर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट्स में पकड़ लो डेटर आ जाता है, फिर स्टॉक आ जाता है, कैश आ जाता है। ऐसे ऐसे करके हम लोग का क्या हो जाता है, बैलेंस शीट मैच हो जाता है एट द एंड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे हम लोग का ये प्रिपरेशन होता है। अब हम लोग को क्या होगा कि क्वेश्चन हम लोग को तो इनडायरेक्ट मेथड में पहुंचना है ना, इनडायरेक्ट वे से पहुंचना है। अब हम लोग क्या होगा कि क्वेश्चन हमें ना ये प्रोवाइड करेगा, ना ये प्रोवाइड करेगा, ना ये प्रोवाइड करेगा, तीनों ही हमारे पास नहीं रहेंगे। तो हमारे पास रहेगा क्या, क्वेश्चन पे सिर्फ यही रहेगा, और हमें इसके थ्रू प्रॉफिट को निकालना है। और प्रॉफिट वो भी कौन सा प्रॉफिट हम लोग का क्या कौन सा रहना चाहिए, प्रॉफिट PBT रहना चाहिए। ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिखा, PBT रहना चाहिए। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बिफोर है, ये बिफोर है, पहले, टैक्स के पहले। तो अब हम लोग पहले, अब मैंने इस पे जोर दिया है, बाद में समझेंगे क्यों बताया मैंने ऐसे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम, क्वेश्चन में आपको ये तीनों नहीं दिया रहेगा, आपको बस बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो बैलेंस शीट भी आपको देखिए मैं कुछ फिगर्स दिखाता हूँ पहले। तो जैसे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में पकड़ लो पहले था ये ओपनिंग है, ये पकड़ लो ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग मतलब पकड़ लो ये, इसका मैं डेट देता हूँ 31/3/2013, और इसका मैं देता हूँ पकड़ लो यहाँ पे 31/3/2014। ये हो गया 31/3/2013। तो ये आ जाता है हम लोग का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग है। तो हम लोग का कैपिटल आ गया, पकड़ लो कैपिटल को अच्छा छोड़ते हैं, अभी कैपिटल का हमारा काम नहीं है। जनरल रिजर्व में पकड़ लो क्या हो गया हमारा, जनरल रिजर्व 1000 हम लोग का, जैसे पहले सपोज था 2000 था, 1000 इस साल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से हमने ट्रांसफ़र किया है 1000। तो मतलब अभी कितना हो गया हम लोग का बैलेंस, 3000। 2000 तो पहले ही था, प्लस 1000 3000। CRR पहले कुछ नहीं था, सपोज अभी आ गया 1000, तो अभी हमारे पास इंक्रीज 1000 हो गया। डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर सपोज डिविडेंड डिक्लेयर कोई मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने इस साल अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मैं उसको नेक्स्ट ईयर पे कर दूंगा। अगर मैं इस साल डिक्लेयर किया तो नेक्स्ट ईयर पे कर दूंगा। जो पहले का, जैसे अगर मैं पहले का अगर मैंने 4000 डिक्लेयर किया होगा, 4000 डिक्लेयर जो किया होगा मैंने इस साल पे कर दिया होगा, तो एट द एंड मेरे पास जो इस साल का डिक्लेयर है वही अमाउंट रहेगा 2000। तो ऐसे आ जाता है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि अब मैं आपको, क्योंकि आपके पास तो ये सब कुछ रहेगा ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं रहेगा आपके पास, सिर्फ ये रहेगा क्वेश्चन में। तो इससे आपको प्रॉफिट पे पहुंचना है। तो इससे आप प्रॉफिट पे कैसे पहुंचेंगे, तो मैं आपको देखो ये ढक देता हूँ। देखिए ये मैं आपको मतलब प्रॉफिट पे पहुंचना है, मतलब इस फिगर पे पहुंचना है। तो आप कैसे पहुंचेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपके पास ये रहेगा बस, ये देखिए मैंने इसको ढक दिया। अब मैं चीटिंग नहीं करूँगा, आप भी चीटिंग नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फिर से बनाता हूँ, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं डाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग के पास पकड़ लो पहले था, पहले यहाँ पे हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास था 1000, और एट द एंड कितना आया था, एट द एंड हमारे पास आया था 6000। ठीक,
पहले हमारे पास 1000 था और एट द एंड हमारे पास 6000 आता है। तो देखिए पहले हमारे पास पीएल का, ये पीएल का है, तो बाई बीडी हम लोग लिखेंगे 1000, फिर टू सीडी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग आइटम्स को कंपेयर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्रेडिटर प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, पर यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट, कैपिटल भी प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन ये तीनों जो है ये तीनों प्रॉफिट पे इफेक्ट डाल रहे हैं और ये तो खुद ही प्रॉफिट का फिगर है। तो ये तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे 2000 टू 3000 ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब 1000 प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व 1000 हमने दिया है। 1000 हम लोग देंगे तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रॉफिट कम रहा है, डेबिट टू जनरल रिजर्व क्योंकि जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, 1000 टू जनरल रिजर्व। उसके बाद फिर हमने सीआरआर पे ट्रांसफ़र किया है। देखो सीआरआर पहले ₹1 भी नहीं था, पर अभी 1000 है, 1000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड पेएबल है। डिविडेंड पेएबल का मैंने क्या बोला था, जो अगले साल डिक्लेयर हुआ इस साल पे हो गया होगा, तो इस साल जो डिक्लेयर होगा ये जो अमाउंट है वो इसी साल डिक्लेयर होगा, पर वो आउट ऑफ दिस प्रॉफिट ही है, आउट ऑफ दिस प्रॉफिट, आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट ये अमाउंट डिक्लेयर हुआ है, तो ये जितना है उतना ही आएगा, इसका कंपेरिजन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट आइटम है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जो इस साल जो ये एग्जाम्पशन है, एक एग्जाम्पशन है कि जो इस साल होगा उसी को हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे स्टार्टिंग से पहले, या फिर नेक्स्ट ईयर मतलब पहले ही कुछ महीने में पे कर देते हैं, ऐसा एग्जाम्पशन है। तो डिविडेंड जैसे मैंने 2000 इस बार डिक्लेयर किया है, तो 2000 डिक्लेयर हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। अब हमारे पास तो कुछ भी आइटम्स नहीं है, हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो क्या आ गया, 2 1 3 1 4, 4000 6 कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 9,000 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। अब देखो जो 9,000 है, मज़ा तो आपको तब आएगा जब ये जो फिगर है मैंने बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखे मैं अगर मिला दूं कि 9,000 ही नेट प्रॉफिट है, तो आपको मज़ा आएगा। तो देखो जादू, देखो ये देखो, ये देखो ये और ये अमाउंट सेम है। मैंने इसको देखा भी नहीं, लेकिन मैंने एग्जैक्ट इसी का कॉपी यहाँ पे बना दिया फ्रॉम बैलेंस शीट। तो यही टेक्निक आपको अप्लाई करना है, फ्रॉम बैलेंस शीट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट है। अभी मैं क्या मैंने आपको पहले क्या बोला था, ये जो अमाउंट है देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 19,000 आया है, ठीक है। 19,000 क्या है, जो 9,000 आया है, 9,000 क्या है, 9,000 अमाउंट कौन सा है, 9,000 अमाउंट जो है वो इसका अमाउंट आफ्टर है, आफ्टर टैक्स है, टैक्स है ये आफ्टर टैक्स है। पर मुझे कौन सा फिगर चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए। मतलब मैं उसको कैसे करूंगा, जैसे मेरा ये अमाउंट तो आ गया, अभी मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन में बैलेंस शीट में आपको दिया रहेगा, जो क्वेश्चन है उसके नीचे दिया रहेगा कि 10% ट्रांसफर होता है, 10% ट्रांसफर होता है। तो आप क्या करेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे और 9,000 में या फिर एक अमाउंट ही दिया रहेगा कि टैक्स इतना पे हुआ है। जैसे 1,000 पेमेंट ऑफ टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख के आपको दिया रहेगा कि ट्रांसफर टू टैक्स प्रोविजन ₹1,000 ऐसे दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे 9,000 है, 9,000 में आप क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट प्लस कर देंगे, टैक्स का अमाउंट कितना है, 1,000 प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 10,000। अब इस अमाउंट को आप यहां पे लेकर जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम प्रॉफिट एक्टिविटी, फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटी, ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे आता है, इजी, एकदम इजी हो गया। आप देखिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया हम लोग का 10,000 ये मैंने कहाँ बताया। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल फॉर्मेट में आता हूँ। ये देखिए एक्चुअल फॉर्मेट में ये मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कैलकुलेट कैसे होता है मैंने आपको दिखा दिया। ये हम लोग का बाय प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट। टेक्निक मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम बैलेंस शीट, ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब मैं आपको पहले फिर से लेकर जाता हूँ वहाँ पे और फिर मैं आपको इस पे लाऊंगा नेट प्रॉफिट। अब देखो क्या होता है कि हमने तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया है। देखो
कैश फ्लो ऐसा हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, हमने पीबीटी तो कैलकुलेट कर लिया, पीबीटी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, पर अब हमारे पास जो है अमाउंट प्रॉफिट में, उसमें क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, अदर इनकम्स है, इनकम्स क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने तुमको बताया था कि एसेट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी इनकम्स या फिर लॉस या फिर इनफ्लोज और कैश होगा, आउटफ्लोज होगा, वो क्या होता है, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग को छोड़ के जो हमारे पास रेसिडुअल दो एक्टिविटीज बचते हैं, वो दो एक्टिविटीज को बोला गया है यहाँ पे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर पकड़ लो, मैं वहाँ पे लेकर जाता हूँ तुमको, देखो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं कितना, जैसे प्लस नहीं, हाँ देखो वो भी मैं समझाता हूँ। जैसे अगर गेन हुआ हो, अगर मेरा गेन हुआ हो तो क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, बढ़ा होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ा होगा मतलब क्या करूंगा मैं, उसको लेस कर दूंगा गेन। मुझे क्या करना है, मुझे जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो इफेक्ट्स है ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के ऊपर जो इफेक्ट है ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे उससे हटाना है, उसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल कैसे करते हैं हम लोग, जैसे पहले माइनस हुआ है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे, पहले अगर प्लस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, ऐसे कैंसिल हो जाता है। जो ट्रीटमेंट हुआ था पहले उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो गेन, जैसे पहले प्लस हुआ था, गेन हुआ था, प्लस हुआ था, अभी उसको माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ऐसे ही लॉस ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल अगर हो ऑफ एसेट तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर ये तो इन्वेस्टिंग का हो गया। अगर फाइनेंसिंग का कोई आइटम हो तो फाइनेंसिंग का, जैसे अगर इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड क्या होगा बताओ, इंटरेस्ट पेड क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड प्लस होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे पेड है, पेमेंट हुआ है, इसने प्रॉफिट को कम किया है, कम किया मतलब अभी ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ये सब आ जाता है। उसके बाद ये जो स्टेज है, ये तो हमने पहला फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में हम लोग दो चीजों को एडजस्ट करते हैं। एक तो हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एंड हम लोग का क्या हो जाता है, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम, जैसे हम लोग को यहाँ पे पहुंचना कहाँ है, हम लोग को यहाँ पे पहुंचना है कैश के फिगर पे। तो जितना भी प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल दो। नॉन कैश एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल हो गया डिप्रिसिएशन, सबसे कॉमन एग्जांपल डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस ने भी प्रॉफिट को कम किया है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, ये सारा अमाउंट को जब हम लोग यहाँ पे डलाएंगे, ये हो गया हम लोग का स्टेप 2। ये सारे अमाउंट्स को जब हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे ये सारे अमाउंट्स को, प्लस या फिर माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो यहाँ पे आएगा। उससे हम लोग जब पीबीटी को माइनस करेंगे, पीबीटी के साथ जब हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आता है वो आता है हम लोग का प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो, अब तो मतलब बहुत ही डर गए होगे कि मतलब ये क्या हो गया, इसमें प्रॉफिट है, बिफोर है, पहले वर्किंग कैपिटल जो कभी सुना ही नहीं है, ये सब है। तो ये देखो और इजी है, सुना तो है, पढ़ा है, पर भूल गए हम लोग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ भी नहीं। वर्किंग कैपिटल मतलब, वर्किंग कैपिटल का हम लोग ने फॉर्मूला देखा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी देखो बिफोर है, बिफोर मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का प्रॉफिट। ये देखो इसके अगेंस्ट में हमने लिखा है, ये क्या है,
ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, वर्किंग कैपिटल के बदलने के पहले का जो प्रॉफिट है वो ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस है वो मैं समझाऊंगा क्यों इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के कारण प्रॉफिट में भी बदलाव आते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब देखो मैंने बैलेंस शीट वहाँ पे प्रिपेयर किया था, बैलेंस शीट मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर कर देता हूँ। देखो अब देखो जैसे हमारे पास पकड़ लो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है, करंट एसेट्स में हमारे पास डेटर्स है, स्टॉक है, ठीक है, कैश है, कैश ठीक है, कैश हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कैश तो कैश ही तो निकाल रहे हैं, तो ये दोनों को अभी हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास पकड़ लो है कितना, क्रेडिटर्स को हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे सपोज 3000। ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है, ये भी हमारा ओपनिंग है, ये भी हमारा क्लोजिंग है। ये 3000 है, ये हमारा हो गया कितना, सपोज 4000। डेटर्स हम लोग पकड़ लेते हैं 4000, 3000। स्टॉक हम लोग पकड़ लेते हैं कितना, 10,000, 8,000। अब देखो इसके चेंज होने से, जो करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स के चेंज होने से प्रॉफिट में क्या बदलाव आ रहा है, उससे मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि देखो बेटे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है, तो इसमें आप कर देना एड इन डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और नीचे आप कर देना इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस। तो ये रट्टा मारना हो जाता है। मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैंने पहले बोला था, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। तो कॉन्सेप्ट देखो ऐसे हो जाता है। देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज मैं आपको समझा देता हूँ, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर आइटम का इंक्रीज डिक्रीज से आप इफेक्ट समझ जाएंगे। तो प्रोसेस वही है। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपनिंग 3000 है, क्लोजिंग 4000 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ गया है, ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ गया है। ओपनिंग कितना था 3000, क्लोजिंग हो गया कितना 4000। अब देखो क्रेडिटर्स कितने अमाउंट से बढ़ा, 1000 से इंक्रीज है। डेटर्स का भी देख लेते हैं। डेटर्स का ओपनिंग है 4000, क्लोजिंग है 3000, मतलब 1000 से डिक्रीज हुआ। स्टॉक है 10,000 और लास्ट में 8,000, ये भी क्या हुआ 2000 से डिक्रीज हुआ। क्रेडिटर जब इंक्रीज हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्रेडिटर जब इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर जब इंक्रीज हुआ मतलब क्या, जब मैंने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया, मैंने परचेज कर लिया, परचेज मैंने कर लिया है, पर मैंने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया। जो मैंने परचेज किया, परचेज को मैंने सेल भी किया होगा, और जब मैंने सेल किया तो उससे क्या हुआ, मेरा सेल जब किया तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। क्रेडिटर को मैंने क्या किया था, क्रेडिटर को मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा मेरे पास बच गया मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा। प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो जब क्रेडिटर हम लोग का ओपनिंग में इतना था, ओपनिंग में 3000 था, क्लोजिंग में 4000 हो गया है, मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर तो बढ़ गया ना, अमाउंट उसका ज़्यादा हो गया मतलब हमने क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए, कम दिए मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया मतलब क्या होगा, ये हो गया हम लोग का, क्या होगा बताओ, जब हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब मैंने सेल तो किया, सेल से क्या हो गया, मेरा इनफ्लो तो हो गया लेकिन मेरा आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ये हो गया मेरा इनफ्लो ऑफ कैश। ये क्या हो गया, डेटर्स हो गया डिक्रीज। डेटर्स को मैंने सेल किया पर मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने परचेज का पैसा दिया हुआ है, तो दिया हुआ है पर पैसे आए नहीं मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कैश आउटफ्लो। मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तो मेरे पास पेमेंट आया नहीं, ये क्या हो गया, डेटर डिक्रीज होने से हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस के साथ साथ समझ जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस अप्लाई करना कि हो क्या रहा है। स्टॉक देखो, स्टॉक का सबसे इंटरेस्टिंग है। स्टॉक देखो 10,000 था मेरे पास, पहले कितना था 10,000, अभी 8,000। मेरे पास 10,000 था और मैंने सेल कर दिया बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा स्टॉक का भी 10,000 में से जो स्टॉक था, स्टॉक से भी 2,000 चला गया। मतलब मैंने क्या किया, सेल ज़्यादा किया है।
सेल ज़्यादा किया है, वो 4000 से 3000 डिक्रीज है, डिक्रीज है मतलब इनफ्लो होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, सॉरी सॉरी, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। स्टॉक, स्टॉक का देखो, स्टॉक जैसे यहाँ पे क्या होगा 10,000 टू 8,000, 8,000 ये क्या हो गया यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक 10 से 8 हुआ, मतलब मैंने सेल तो किया पर इतना एक्सेसिव सेल कर दिया कि मेरे पास स्टॉक में जो था स्टॉक का अमाउंट भी मैंने सेल कर दिया, तो उससे क्या हो गया मेरा एक्सेस सेल हुआ। एक्सेस सेल मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। देखो ये सारे इनफ्लो ही हो रहे हैं। अब देखो मैं तुमको क्रेडिटर का डेटर का अमाउंट चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज यही 3,000 यहाँ पे रहता, 3,000 यहाँ पे रहता और 4,000 यहाँ पे रहता, तो क्या हुआ, मतलब मैंने डेटर्स को, ये देखो डेटर्स का क्या, मैं क्या लिखता है यहाँ पे कि डेटर्स का जो अमाउंट है वो क्या हो गया 3 से 4 हुआ, मतलब क्लोजिंग इसका ज्यादा है मतलब उसने पैसा नहीं दिया है, इसीलिए डेटर का अमाउंट बढ़ा। अगर पैसा दिया होता तो सेल पे आ जाता, पैसा दिया होता। मैं डेटर अकाउंट जब ऐसे बनाता हूँ, डेटर अकाउंट जब मैं बनाता हूँ तो 2BD लिखता हूँ, 2BD में लिखता हूँ यहाँ पे 3,000 और बाई यहाँ पे लिखता हूँ मैं जब 4,000, जब मैंने सेल कर दिया है कुछ अमाउंट्स का, जब मैंने सेल कर दिया है उसका मैं जब एक मिनिमल अमाउंट जब मुझे मिलेगा। आप देखो यहाँ पे जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे जब मैं कंपैरिजन करोगे, पकड़ लो कि जब मैं यहाँ पे 7,000 पकड़ लो, 7,000 मेरा सेल है तो 10,000 हम लोग का ये आ जाता है और 10,000 ये, तो मेरा अगर मैं पकड़ लो जितना मेरा ओपनिंग था, अगर मैं उससे ज़्यादा मतलब मैं पे करने लगा, पकड़ लो यहाँ पे मैंने, पकड़ लो मैं यहाँ पे हमारा 10,000 है, मतलब मेरा पैसा कितना गया, पैसा मेरा कितना गया 6,000, मतलब मेरा सेल हुआ इतना, क्रेडिट सेल मेरे पास इतना हुआ है और पहले से डेटर इतने ही थे। तो अगर मैं 6,000 पे करूँगा, पे जब मैंने इतना किया मतलब मैंने कितना, नहीं चलो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसको मैं काट देता हूँ, क्लीन पेज पे आते हैं। देखो डेटर अकाउंट बनाते हैं, डेटर अकाउंट देखो 2BD आ गया मेरा 3,000, बाई CD आ गया मेरा कितना 4,000। तो इधर से समझ लो कि क्या हो गया कि यहाँ पे देखो 3,000 है, यहाँ पे 4,000 है, मतलब क्या हुआ मैंने सेल किया होगा 1,000 का, जिसका मुझे पैसा मिला नहीं है, अभी तक पैसा मुझे मिला नहीं है 4,000, इसीलिए बढ़ा इसीलिए मैंने क्रेडिट सेल 1,000 का किया जिसका मुझे पैसा नहीं मिला होगा, इसीलिए ये बढ़ गया। मैंने क्रेडिट सेल किया है। सेल तो तभी करूंगा जब मैं कुछ परचेज करूंगा ना, परचेज किया मतलब मेरा कैश आउटफ्लो तो हो गया, आउटफ्लो इज डन। अब मुझे क्या करवाना है, इनफ्लो तो हुआ नहीं, लेकिन आउटफ्लो ज़्यादा हो गया मतलब क्या हो गया ये, मतलब देखो पहले 3 था 4 हो गया, आउटफ्लो हो गया मतलब माइनस होगा। अगर ये अमाउंट ऐसे रहता, यहाँ पे जैसे 4,000 है, अगर सपोज इसी को मैं अगर फिर से रिवर्स करके दिखाऊं, अगर यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे 3,000 है, मतलब क्या, मतलब मैंने बाई बैंक, मतलब बैंक मैंने रिसीव किया होगा, डेटर से मुझे पैसे मिले होंगे 1,000, तभी ये कमा, नहीं तो ये अमाउंट कमता नहीं। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाता है, रिसीव किया मैंने क्या बोला, मैंने रिसीव किया, इसलिए मैंने जब रिसीव किया तो क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, ये देखो इनफ्लो हुआ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जब ओपनिंग जब कम था क्लोजिंग से, तो मैंने क्या किया, मैंने आउटफ्लो कर दिया, आउटफ्लो हो गया कैश का, परचेज में आउटफ्लो हो गया। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब मैंने, यहाँ पे ओपनिंग जब क्लोजिंग से ज़्यादा है तो क्या हो गया, तो मुझे रिसीव हुआ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, इजी, क्योंकि ये इनफ्लो हो रहा है, रिसीव हो रहा है। चलो ये हो गया हमारा डेटर का, ये हमारा ये हो गया। उसको मैं यहाँ पे फिर कैसे दिखाऊंगा, प्लस चेंज इन डेटर्स, फिर मैं दिखा दूंगा प्लस चेंज इन डेटर, फिर मैं दिखा दूंगा यहाँ पे सब प्लस ही हो रहा है, फिर प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, उसके बाद फिर मैं क्या कर दूंगा, प्लस चेंज इन क्रेडिटर,
क्रेडिटर कर दूंगा। ये करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा मेरे पास प्योर प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, प्योर कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये अमाउंट कैश में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है ये कैश प्रॉफिट है, कैश मेरे पास इतना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ होगा उस टाइम पे। उसके बाद हम लोग इसमें से माइनस टैक्स पेड कर देते हैं। टैक्स पेड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक एक्चुअल अमाउंट आ जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया। अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट पे लेकर आता हूँ, मेन फॉर्मेट पे। ये देखो देखो जो मैंने वहाँ पे समझाया वही है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ, डिप्रिसिएशन ऐड किया है, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट इनकम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, फिर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। उसके बाद जो हमारा चेंज इन ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी है, प्लस माइनस दिखाया मैंने। फिर चेंज इन ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, फिर इसको भी मैंने प्लस माइनस दिखाया है। इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर बेस करके हम लोग देखेंगे कि क्या कैश इनफ्लो हो रहा है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर डेटर का ओपनिंग अगर ज़्यादा हो, कि डेटर का ओपनिंग अगर ज़्यादा हो और क्लोजिंग अगर कम हो, डेटर का ओपनिंग अगर ज़्यादा हो 4000 हो और क्लोजिंग कम हो 3000 हो, मतलब क्या हुआ, कैश मेरा रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर किया हमने तो ओपनिंग क्या निकला वहाँ पे, ओपनिंग ज़्यादा निकला। ज़्यादा निकला मतलब कितना ज़्यादा निकला, 1000 ज़्यादा निकला मतलब क्या, क्लोजिंग हमारा कम है। क्लोजिंग कम है मतलब हमारा 1000 बैंक में आया है, बैंक में आया है मतलब इनफ्लो हुआ है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। वैसे अगर मैं क्रेडिट को बोलूँ, क्रेडिटर को बोलूँ, अगर क्रेडिटर मेरा अगर क्रेडिटर का अगर पकड़ लो मेरा 3000 था ओपनिंग में और क्लोजिंग में 4000 था, मतलब क्या, ओपनिंग में 3000 था और क्लोजिंग में 4000 है, मतलब मेरा कैश, मतलब मैंने क्या किया है, क्रेडिटर को कैश कम दिया है, कैश कम दिया है, इसलिए वो क्या होगा, वो ऐड होगा। अगर क्रेडिटर का क्लोजिंग ओपनिंग ज़्यादा हो और क्लोजिंग कम हो, ओपनिंग पकड़ लो 10,000 है या फिर ओपनिंग पकड़ लो 4000 है और क्लोजिंग पकड़ लो 3000 है, मतलब क्या, मैंने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, पैसे दिए मैंने। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है मैंने कितना बोला, ओपनिंग है मेरा 4000, ओपनिंग है मेरा 4000, क्लोजिंग कितना है 3000, मतलब मेरा 1000 का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे आया, मैंने बैंक में पे कर दिया, इसलिए वो क्या होगा, आउटफ्लो हो गया। इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टॉक अगर 10,000 है और 8,000 है, स्टॉक अगर 10,000 है और 8,000 है, स्टॉक अगर क्लोजिंग में 8,000 है, मतलब मैंने जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है मैंने उससे 2,000 एक्स्ट्रा सेल कर दिया। 2,000 जब एक्स्ट्रा सेल कर दिया मतलब क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। अगर मैं पकड़ लो वही, अगर स्टॉक का अगर मेरे पास 8,000 ओपनिंग में होता और 10,000 क्लोजिंग में होता, तो मतलब क्या, मैंने एक्सेसिव परचेज कर लिया है, एक्सेसिव परचेज कर लिया है। पहले मेरे पास 8,000 ही था पर अब 10,000 हो गया, एक्सेसिव परचेज हो गया। परचेज हो गया मतलब क्या, 2,000 आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया इसलिए वो माइनस हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे मतलब आपको दिखाया कि ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया कि कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। कैश प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट का यहाँ पे था नॉन कैश प्रॉफिट, इसमें नॉन कैश और कैश दोनों था। इसको मैंने प्यूरिफाई करते छानते इसको मैंने क्या कर दिया, कैश पे ले आया मैं इसको, ये यहाँ पे कैश प्रॉफिट हो गया, प्योर कैश प्रॉफिट। उसके बाद मैंने माइनस कर दिया टैक्स पेड माइनस कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जो हमारा प्रॉफिट का एक पोर्शन 10%, 2%, 10%, 13%, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का एक पोर्शन मतलब टैक्स प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। वो एक्चुअल अमाउंट पेड नहीं होता, वो प्रोविजन में ट्रांसफर होता है। पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एक्चुअल टैक्स पेड अमाउंटेड है, जैसे पकड़ लो हमने ट्रांसफर किया था 2000 और हमारा टैक्स पेड हुआ 1500, तो हम लोग 1500 माइनस करेंगे। तो 1500 माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग 2000 ऐड करेंगे, पर यहाँ पे हम लोग माइनस 1500 ही करेंगे। उसके बाद प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश फ्लो फ्रॉम, ये एक एक्स्ट्रा आइटम्स है, इसको आपको समझना जरूरी नहीं है, ये ज़्यादातर नहीं रहता है, पर फिर मैं आपको एक समझा दूंगा। उसके बाद ये समझा दूंगा, इसको भी मैं। टैक्स पेड किया हमने, ये करने माइनस करने के बाद जो हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आ जाता है हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसका, जैसे एक गोल्डन सेकंड होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन होता है, वो सब होता है, मतलब जो जनरली हैपन नहीं होता है, सडन है, बिल्कुल ही एबनॉर्मल, वो सब आइटम्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, पर वो सब एक एबनॉर्मल नेचर का होता है वो सब, जैसे एग्जांपल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये सब एट्सेट्रा। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर दिमाग मत डालिए आप लोग, आप इसको समझिए, ये तो आप प्रैक्टिस से ही समझ जाएंगे। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखिए इसको मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं फिर से क्लियर करने का कोशिश करूँगा। मैं एक डाउट क्लियर सेशन भी निकालूंगा। और अभी जैसे अगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं प्रैक्टिकल तो नहीं करा पा रहा हूँ, पर मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर लाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। 3-4 प्रैक्टिकल कराऊंगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो क्वेश्चंस जो अब मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, इसी वीडियो में दे दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है आदित्य चतुर्वेदी आदित्य चतुर्वेदी 002@gmail.com। आप इसमें मुझको मेल कर सकते हैं। मेल करेंगे तो मैं आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। और दैट्स इट गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डाउट्स अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।